सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मास्टर मेंस। तो आज हम देखने वाले हैं पॉलिटी का जो सीरीज़ है वो देखेंगे। इकोनॉमिक्स का ऑलरेडी हम लोग 5 लेक्चर देख चुके हैं और अब जो हमारा होगा ये होगा पॉलिटी का। तो कुछ टॉपिक जो हैं वो इकोनॉमिक्स में बचे हुए हैं, वो हम लोग बाद में धीरे धीरे कवर कर लेंगे। बट नाउ व्हाट वी विल डिस्कस इज कि इकोनॉमिक्स, ये पहले हम लोग पॉलिटी शुरू करते हैं और हम देखेंगे कि पॉलिटी के जो टॉपिक्स हैं वो सारे कवर करेंगे। तो जो पॉलिटी सेशन है उसमें ऑलमोस्ट जो हमारे यहाँ टॉपिक्स हैं वो हैं ऑलमोस्ट जो 9 टॉपिक्स हैं, मोस्टली 8 ही हैं और जो 9th है वो मिसलेनियस टॉपिक है। तो एक एक करके हम लोग कवर करेंगे इसको, जिसमें कि पहला हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद देखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिर सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट और सो ऑन। तो ये जो हम कवर करेंगे ये 1991 से लेकर के 2025 तक जो CSC में, CAPF में, CDS में एंड एनी अदर PSC में जो पूछा गया उसको कवर करेंगे हम, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ आवर टारगेट, दिस इज़ वी आर गोइंग टू कवर। तो एक कोशिश करें कि जो 8-9 टॉपिक है ऑलमोस्ट 9 से 10 लेक्चर में इसको कवर कर दें, ताकि आपको रिवाइज़ करने में आसानी हो और आराम से आप रिवाइज़ कर सकें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखें एग्ज़ाम में जाने से पहले, ताकि सारे कॉन्सेप्ट, सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको अच्छे से याद रहे और अपने एग्ज़ाम में आप एम्बिग्यूटी ना हो जब क्वेश्चन आंसर मार्क कर रहे हो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जो अभी आने वाला 72nd BPSC मेंस, BPSC प्रीलिम्स है, फिर उसके बाद AEDO का एग्ज़ाम है, या फिर UPSC का CSC है जो 24 मई को है, या फिर आप बोल सकते हो कि CDS का, CAPF का जो भी एग्ज़ाम होने वाला है अपकमिंग, उन सबों में ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। ओके, सो नाउ लेट अस मूव फर्दर। सो विल सी द क्वेश्चंस वन बाय वन। तो जो पहला टॉपिक था हमारा था इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, उसके क्वेश्चन देखते हैं। तो जो 2024 में पूछे गए थे क्वेश्चन वो पहले देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, तो पहले हम देखेंगे कि जो UPSC CSC में पूछे गए हैं उसके क्वेश्चन देखेंगे, फिर देखेंगे अदर एग्जाम्स में जो पूछे गए जैसे कि CAPF, CDS और अदर PCS में। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो जो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय जनसंघ पार्टी एंड फाउंडर कौन किसके फाउंडर हैं। सो भारतीय जनसंघ पता नहीं किसके फाउंडर हैं वो। सोशलिस्ट पार्टी वी डोंट नो, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेटिक वी डोंट नो, स्वतंत्र पार्टी ये किसका है ये पता करना। सॉरी, हम लोग पता क्या है, एग्जैक्ट पता क्या है वो पहले देखते हैं। तो भारतीय जनसंघ जो बाद में जनता BJP पार्टी बनी, उसका फाउंडेशन किसने रखा था, तो उसका फाउंडेशन रखा गया था बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। सेकंड इज सोशलिस्ट पार्टी। तो सोशलिस्ट पार्टी जब इमेजिन करो नरेंद्र देव की पार्टी थी, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। तीसरा कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जो है अगर यहाँ सोशलिस्ट पार्टी इसका नहीं हुआ तो एक्चुअली इसको रिवर्स कर दिया गया। स्वतंत्र पार्टी जो था, सोशलिस्ट पार्टी आचार्य नरेंद्र देव का था, स्वतंत्र पार्टी जो था C राजागोपालाचारी जी का था, और जो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी था वो जगजीवन राम जी का था। सो 2 ऑप्शंस आर करेक्ट, 1 एंड द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अगेन अ डिफिकल्ट क्वेश्चन कि हु वॉज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। प्रोविजनल प्रेसिडेंट मतलब जो 9th को जो पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर को, उस समय कौन थे, तो सचिदानंद सिन्हा थे। और जो 11 से थे, 9th में इलेक्ट कर लिया गया था राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट, और 11 ऑनवर्ड्स जो प्रेसिडेंट थे वो थे राजेंद्र प्रसाद जी। सो दिस इज द आंसर। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। तो किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसका चीफ पर्पस क्या होता है। सो विल सी कि डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव फॉर द मेकिंग ऑफ नेसेसरी लॉज, क्या वो नेसेसरी लॉ बनाने के जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको डिटरमाइन करता है। दूसरा है इट इनेबल्स द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड द गवर्नमेंट, ऐसा भी नहीं है। इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब ये होता है लिमिटेड गवर्नमेंट, वो डिफाइन करता है कि किसको कितना अधिकार है, कौन कितना लिमिट तक जा सकता है। तो गवर्नमेंट के लिमिट को वो रोकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो सुप्रीम होता है और उसके हिसाब से उन्हें काम करना होता है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे के रिस्पेक्ट में बताना है आपको। तो पहला क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26
नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू अमॉन्ग द सिटीजन्स। तो सही बात है, उसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, प्रियम्बल में नीचे मेंशन भी किया हुआ है। द सेकंड इज द 26 नवंबर 1949 अ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया सेटअप अ ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द सी। उस दिन सेटअप तो नहीं किया गया था, उस दिन तो अडॉप्ट किया गया था। सो द सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो द राइट आंसर वुड बी तो पहला करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। सो द फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, सो सी इज द करेक्ट आंसर। Now coming to the fifth question, which one of the following factor constitute the best safeguard of liberty in a liberal democracy? तो लिबरल डेमोक्रेसी में जो लिबर्टी को सबसे ज़्यादा बेस्ट जो होता है, कौन सेफ गार्ड करता है? तो क्या वो जुडिशरी होता है? क्या वो सेंट्रलाइजेशन पावर? तो कभी नहीं होगा। इलेक्टेड गवर्नमेंट जरूरी नहीं है। बेस्ट पूछ रहा है तो सेपरेशन ऑफ पावर, अगर सेपरेशन ऑफ पावर रहेगा तो लिबर्टी को प्रोटेक्ट करेगा डेमोक्रेसी में। सेपरेशन ऑफ पावर, हर किसी को अपना अधिकार रहेगा, अपने अधिकार क्षेत्र में काम करेगा तो लिबर्टी प्रोटेक्टेड रहेगा। ठीक है। अब सुप्रीम क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन। सो डी इज द करेक्ट आंसर। इट वॉज अ ट्रिकी क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट आई होप you will find it very easy after understanding the background behind that. So the next question is, with reference to the India, consider the following statement and which of them are correct. So the first statement is, there is only one citizen and one domicile. सही बात है, एक ही citizen एक ही domicile होता है। सेकंड इज अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम अ हेड ऑफ द स्टेट। ऐसा नहीं है, सिटीजन बाय बर्थ अगर होगा तभी हेड ऑफ द स्टेट बन सकता है, चाहे तो ये जरूरी नहीं है। सो दूसरा इनकरेक्ट हो गया, पहला करेक्ट हो गया। तीसरा, अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड। सी, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि एक बार दे दिए तो फिर नहीं ले पाएंगे, ले सकते हैं। अगर आपने फ्रॉड तरीके से लिया होगा तो आपको सिटीजनशिप वापस ले लिया जाएगा। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, तो वो गलत है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the exact constitutional status of India on 26 November 1950? तो उस समय क्या था? अ सॉवरेन था, डेमोक्रेटिक था, रिपब्लिक था। सेक्युलर जो था और सोशलिस्ट था वो ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, तो वो तो होने से रहा करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, अभी हमने ऊपर देखा था कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होता है? लिमिटेड गवर्नमेंट, जो उसको लिमिट करता है। तो कौन सा स्टेटमेंट जो लिमिट कर रहा है? A constitutional government limited by the terms of the constitution। सही बात है, डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? वो कॉन्स्टिट्यूशन का तो पार्ट है बट उसका लीगल इफेक्ट नहीं है और वो इंडिपेंडेंट है कॉन्स्टिट्यूशन से। सो अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने केसवानंद भारती केस में ये बोला था कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है, और वही बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, उसको आप अमेंड नहीं कर सकते हैं। अगर उसको अमेंड करते हैं तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको अमेंड नहीं कर सकते हैं प्रियम्बल में भी। एक ही हो गया, और वो इंडिपेंडेंट है कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का ही है, ठीक है, और लीगल तो है नहीं क्योंकि उसके लिए आप कोर्ट जा नहीं सकते हो उसको वायलेशन के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, other than the fundamental right, which of the following part of the Constitution of India reflects the principle and the provisions of the Universal Declaration of Human Rights? तो ह्यूमन राइट का जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन था उससे कौन कौन सा रिलेटेड है? सी, जो ह्यूमन का राइट होता है उससे रिलेटेड जो भी होगा वो सब उसका पार्ट होगा। तो प्रियम्बल ह्यूमन रिलेटेड बात करता है, ह्यूमन राइट्स की बात करता है, जैसे जस्टिस की बात करता है, ठीक है, फ्रीडम, उसके बाद फिर अब फेथ, बिलीफ, वर्शिप, इसका भी अधिकार देता है, इंटीग्रिटी की बात करता है, तो ये ऑब्वियसली इसमें है। ऑन प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी में भी उसका पार्ट है क्योंकि वही ह्यूमन राइट्स की बात करता है, जैसे कि यूसीसी हो गया, बच्चों का राइट हो गया 47, अल्कोहल नहीं लेना है वो हो गया, वेलफेयर स्टेट हो गया, ये सारी बातें करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो है ही कि सबको प्रोटेक्ट करना है, किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाना है, तो ये भी हो गया, तो तीनों उसके पार्ट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी? तो ब्यूरोक्रेसी कैरेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट क्या हो सकता है? ब्यूरोक्रेसी का काम ही है कि इम्प्लीमेंट करना, तो ब्यूरोक्रेसी पॉलिसी बनाता है कौन? गवर्नमेंट। इम्प्लीमेंट कौन करता है? ब्यूरोक्रेसी। तो एन एजेंसी टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अब 11th को 12th क्वेश्चन, अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में बाय डिफिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ऊपर भी देख चुके हैं, उसको लिमिटेड गवर्नमेंट भी बोलते हैं। सी हाउ मेनी टाइम्स? ऑलमोस्ट 3 times दे हैव रिपीटेड द सेम क्वेश्चन, सो यू कैन इमेजिन कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज दिस क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, द 9th शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर। सी 9th शेड्यूल जो था वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हुआ था, और उस समय कौन थे? तो उस समय थे जवाहरलाल नेहरू, 1951 में हुआ था।
विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिगार्डेड एज द मेन फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ। सी, अगर रूल ऑफ लॉ मतलब अगर लॉ के हिसाब से लॉ बना हुआ है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, उसके हिसाब से चलना है, तो कौन सा सही है? तो लिमिटेशन ऑफ पावर, ऑब्वियसली लिमिटेशन ऑफ पावर होगा, क्योंकि रूल ऑफ लॉ है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हो उस हिसाब से चलना है। तो सब पे सेपरेशन ऑफ पावर, लिमिटेशन ऑफ पावर भी है उसी के हिसाब से, जिससे बेसिक स्ट्रक्चर है वायलेट नहीं कर सकते उसको, तो ये है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सही बात है, रूल ऑफ लॉ होगा तो आपके लिए सेम लॉ लागू होगा, तो ये भी सही है। तीसरा है कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट। सी, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ कैसे हो सकता है? बिकॉज देयर इज नो लॉ फॉर दैट। एंड द नेक्स्ट इज लिबर्टी एंड द सिविल राइट्स। ऑब्वियसली लिबर्टी एंड द सिविल राइट जो है वो भी रूल ऑफ लॉ में आता है। सो 1, 2 and 4 is the correct answer. So C is the correct answer. Now coming to the 15th question. The Parliament of India can place a particular law in the 9th schedule of the Constitution of India. सही बात है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि किसी भी लॉ को आप 9th शेड्यूल में रख सकते हैं, ठीक है। The validity of law placed in the 9th schedule cannot be examined by any court and no judgment can be made on it. ये गलत बात है, क्योंकि आर कोल्लो का जो केस था उसमें बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप इसको ये कर सकते हैं, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो यस इट कैन बी रिव्यूड। और ये जो डेडलाइन था वो था कि जो केशवानंद भारती का केस था उसके बाद से अगर कोई भी हुआ है उसमें डाला गया तो उसको फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के ग्राउंड पे उसको एग्जामिन किया जा सकता है। करेक्ट। सो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेसीज superior virtue lies in the fact that it calls into activity। क्या? तो डेमोक्रेसी का जो सुपीरियर वर्चू जो होता है वो किस चीज़ में लाई करता है? कि द इंटेलिजेंस क्रिएटेड द ऑर्डिनरी मैन एंड मैन, नहीं। द मेथड फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, नहीं। सुपीरियर इंडिविजुअल विथ डायनामिज्म एंड विजन, ठीक है। ये क्या कर रहा है? सुपीरियर इंडिविजुअलिज्म विथ डायनामिज्म एंड विजन, सब जरूरी नहीं है। सो बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सो ए इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, ये उसका सबसे इंपॉर्टेंट वर्च्यू होता है, क्योंकि वो चुनते हैं लोगों को और उनको रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं अपना, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर थे उनका माइंड रिफ्लेक्ट होता है? तो ऑब्वियसली डीपीएस ये प्रीएम्बल में होता है, उसमें सब कुछ है, प्रीफेस बोलते हैं उसको संविधान का, तो वो होगा ही। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल में नहीं है, कौन सा एम्बॉडीड नहीं है? लिबर्टी ऑफ थॉट है, एक्सप्रेशन है, सॉरी इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ है, इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है उसमें। सो डी इज नॉट गिवन इन दैट। Now the next question, which of the following, which of the implication of equality in the society is absence of? See, अगर इक्वालिटी सोसाइटी में होगा तो क्या absence होगा? तो प्रिविलेज किसी को नहीं, किसी को विशेषाधिकार नहीं मिलेगा, किसी को प्रिविलेज नहीं मिलेगा, तो यही है उससे रिलेटेड। The next question is, the provisions of the 5th and the 6th schedule in Constitution of India are made to, किस लिए बनाया गया 5th और 6th शेड्यूल? तो ऑब्वियस ही बात है कि ये बनाया गया है जो शेड्यूल ट्राइब है उनके अधिकारों को प्रोटेक्शन करने के लिए। सो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 5th शेड्यूल है ही शेड्यूल एरिया को लेकर के, 6th शेड्यूल है ट्राइबल एरिया को लेकर के, ठीक है। 6th शेड्यूल में किसमें है? तो ATMM ऐसे याद रख सकते हो, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिलेटेड टू द एंटी डिफेक्शन। तो 10th शेड्यूल में है, ठीक है। 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में किया गया, बनाया गया था इसको 1985 में। सो द 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, sorry 10th schedule. Now the next question is, the government enacted the Panchayat extension to scheduled area PESA Act, which of the following is not identified as objective। तो PESA का ऑब्जेक्टिव नहीं है, पूछ रही है। जो प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस, यस ये कोई ऑब्जेक्टिव था उसका। जो रिकॉग्नाइज ट्रेडिशनल राइट, सही बात है, ट्रेडिशनल राइट जो वहाँ पे जो ड्वेलर्स थे शेड्यूल ट्राइब उनकी राइट को प्रोटेक्ट करना था, ये तो था ही। टू क्रिएट ऑटोनोमस रीजन इन ट्राइबल एरिया, टू क्रिएट अ ऑटोनोमस रीजन इन अ ट्राइबल एरिया। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। तो क्या ऐसा था कि टू क्रिएट ऑटोनोमस रीजन, ऑटोनोमस रीजन के लिए तो नहीं था, उसका ये जरूर था कि उसको एक्सप्लॉयटेशन नहीं होने देना। अगर बेस्ट ऑप्शन देखा जाए तो सी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन देखा जाए। फ्री ऑटोनोमस एरिया तो था 6th शेड्यूल में, इसमें नहीं था, तो ये इनकरेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
the economic justice as one of the objective of the Indian Constitution has been provided in economic justice and social justice प्रियम किस में प्रोवाइड किया गया है? तो अगर देखा जाए तो फंडामेंटल राइट में तो पॉलिटिकल है, तो इकोनॉमिक अगर देखा जाए तो प्रियम्बल और डीपीएसपी जो बेस्ट ऑप्शन जो है वो यही है कि प्रियम्बल में और जो डीपीएसपी में है वो इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस की दोनों की बातें करते हैं. Now the next question, 24th question. In the context of India, which of the following principle is or are implied institutionally in the parliamentary government? तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है उसमें कौन सा इंस्टीट्यूशनली इम्प्लाइड होता है? द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट और द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सही बात है. दूसरा है कि मिनिस्टर्स हेल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय कॉन्फिडेंस, सही बात है. अगर मिनिस्टर कॉन्फिडेंस में नहीं रहेंगे पार्लियामेंट में तो वो एंजॉय नहीं करेंगे, फिर उसको गवर्नमेंट चेंज हो जाएगा उनका. थर्ड इज कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट. सी हेड ऑफ द स्टेट तो होते हैं प्राइम प्रेसिडेंट, तो वो तो उनको हेड करते नहीं हैं क्योंकि करते हैं कौन? प्राइम मिनिस्टर. तो ये इनकरेक्ट हो गया. सो इज द करेक्ट आंसर. नाउ द 25th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अ बेयरिंग ऑन द एजुकेशन? तो एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट जो है किस किस में मेंशन किया हुआ है? तो डीपीएसपी, यस ऑब्वियसली इट इज़ देयर. डीपीएसपी में कौन सा एक्ट जो है, मतलब कौन सा सेक्शन जो है उसमें मेंशन किया हुआ है? सो यस इट इज़ देयर इन आर्टिकल 45. रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, यस इसमें भी है. 5th शेड्यूल ट्राइबल पीपल के लिए एजुकेशन के लिए, 6th शेड्यूल में भी है. 7th शेड्यूल में बोलता है कि ये पार्ट है कंकरेंट लिस्ट का, तो सब में इंक्लूडेड है एजुकेशन रिलेटेड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्कशन इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इवेंचुअली लेड टू द पासिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. सही बात है. थर्ड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो कारण था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना था. द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए ऑल इंडिया फेडरेशन. सही बात है. ऑल इंडिया फेडरेशन जो है वो प्रोवाइड तो करता है वो, ठीक है. ऑल इंडिया फेडरेशन की बात तो किया था बट ये कभी इफेक्ट में नहीं आया था. तो एस्टेब्लिशमेंट की बात तो करी गई थी लेकिन वो कभी इफेक्ट में जो था वो नहीं आया था. तो ये बोल रहा है कि बात करी गई थी, हाँ बात करी गई थी, सही है. सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ द 27th क्वेश्चन, दैट इज द राइट ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्सेस एंड फीस इज प्रोवाइडेड इन विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो जो टैक्सेस और फीस जो होता है वो कौन सा शेड्यूल में है? तो सी जो 7th शेड्यूल होता है वो बात करता है इन दोनों के रिलेशन के बीच में, ठीक है. दोनों का जो स्टेट और सेंटर का जो है रिलेशन उसके बारे में था, तो यही बताएगा टैक्सेस के बारे में भी, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल शेड्यूल एरिया. तो सी शेड्यूल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल 5th शेड्यूल में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं ऊपर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द वेवल प्लान द मेंबर्स ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम मेंबर इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज टू बी इक्वल. सही बात है. वेवल ने बोला ही था 1945 में कि जो हिंदू और मुस्लिम जो होंगे वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में दोनों बराबर नंबर में होंगे. तो असर्सन तो सही है. रीजन बोल रहा है कि वेवल थॉट दैट दिस एग्रीमेंट वुड हैव अवॉइडेड द पार्टीशन. नहीं, उसका ये मकसद नहीं था. वो चाहता था कि अपना वाहवाही लेना और किसी तरह से और डिवाइड करना इसको. सो सेकंड इज इनकरेक्ट. सो ए इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट. सो सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ द 30th क्वेश्चन, Article 371A, that is for Nagaland, and 371I were inserted in Constitution of India to meet the regional demands of Nagaland, Assam, Manipur, Andhra Pradesh, Sikkim, Mizoram, Arunachal Pradesh, and Goa. Yes, it is correct. The Constitution of India and the United States of America envisage a dual policy, but a single citizenship. नहीं, सिंगल सिटीजनशिप तो यूएस में है ही नहीं, डुअल सिटीजनशिप है. तो दूसरा इंटरेक्ट हो गया. द नेचुरलाइज्ड सिटीजन ऑफ इंडिया कैन नेवर बी डिप्राइव्ड ऑफ. ये तो इम्पॉसिबल है ना कि उसको डिप्राइव ही नहीं कर सकते हैं. यस कर सकते हैं, अगर फॉल्स तरीके से ले लिया होगा तो करेंगे डिप्राइव उनको. सो दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इफ अ न्यू स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड. तो सी कौन सा शेड्यूल में है पहले स्टेट का नाम? तो पहला शेड्यूल जो है वो बात करता है स्टेट के बारे में, तो फर्स्ट शेड्यूल को अमेंड करना पड़ेगा. वी द पीपल ऑफ इंडिया जो प्रियम्बल लिखा हुआ है हमारा उससे रिलेटेड है, और ये पूछ रहा है कि एक्स जो दिस एक्स डू हेयर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव आवर सेल्फ टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन. तो कौन सा डेट को दिया गया था? तो ऑब्वियसली हमें पता है कि 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को दिया गया था ये, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्टली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहला 1934 में दिए थे एम एन रॉय ने, लेकिन एम एन रॉय जो दिए थे 1934 में, और उसके बाद कांग्रेस कमेटी ने उसको अडॉप्ट किया था 1936 में, जो जस्ट उसके बाद इलेक्शन हुआ था उसमें उन्होंने, ओ सॉरी इट इज़ 1934 में स्वराज पार्टी ने बोला था। उसके बाद कांग्रेस ने बोला था कि यस वी शुड हैव क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होना चाहिए। और द 34th क्वेश्चन, इन द इंटरिम गवर्नमेंट इन 1946 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज। तो जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी 1946 में, तो वाइस प्रेसिडेंट जो थे उस काउंसिल के कौन थे? तो ऑब्वियसली जवाहरलाल नेहरू होंगे, क्योंकि जो प्रेसिडेंट थे वो माउंट बैटन थे, या उस समय के जो गवर्नर जनरल थे वो थे, और जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? असेंबली वॉज बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइजी। ऐसा तो नहीं था कि असेंबली में सबको वोट देने का अधिकार था, तो नहीं। अडल्ट सफरेज का तो नहीं था वो, ठीक है। द असेंबली वॉज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। सी कुछ सीटें जो थी वो जो उसमें लोग चुने गए थे, प्रोविंशियल जो प्रोविंसेस थे उससे चुने गए थे इलेक्शन करके, और कुछ लोग जो थे वो चुने गए थे ये नॉमिनेटेड किए गए थे जो प्रिंसली स्टेट से, तो ये भी सही नहीं है। तीसरा है कि असेंबली वाज अ मल्टी पार्टी बॉडी, यस इट वाज अ मल्टी पार्टी बॉडी। एंड द फोर्थ वन इज असेंबली वर्क थ्रू वेरियस कमिटीज। ऑब्वियसली बहुत सारे वेरियस कमिटीज पर असेंबली काम करती थी, जैसे एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी, कमेटी फॉर स्टेट्स था, कमेटी फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स था, तो बहुत सारे कमेटी थ्रू काम करती थी। तो दिस इज करेक्ट। सो 3 and 4th स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज that which of the following characteristics is common between the federal system of India and America। तो इंडिया और अमेरिका का जो फेडरल सिस्टम है उसमें कौन सा स्टेटमेंट जो करेक्ट है? तो पहला है सिंगल सिटीजनशिप, नहीं इंडिया में है वहाँ पे नहीं है। 3 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी जरूरी नहीं है। ड्यूअल जुडिशियल सिस्टम, अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सी अगर फेडरल सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे भी है जो इंटरप्रिटेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। सो दिस इज द कॉमन थिंग बिटवीन द यूएसए एंड इंडियन फेडरलिज्म। सो नाउ वी हैव फिनिश्ड द सीएससी का जो क्वेश्चन आए थे कहाँ से, 1991 to 2025 तक। अब हम देखेंगे अदर पीसीएस में और जो सीडीएफ सीएपीएफ में आए उसको देखते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि मैच द फॉलोइंग है कि जो थर्ड शेड्यूल किसकी बातें करता है। सो थर्ड शेड्यूल जो होता है वो बात करता है कि फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन, ठीक है। फोर्थ शेड्यूल एलोकेशन टू द काउंसिल ऑफ स्टेट की बात करता है। 7th शेड्यूल जो लिस्ट सब्जेक्ट का जो है वो बात करता है, और 8th शेड्यूल जो है लैंग्वेज की बात करता है। सो सी विच वन इज द करेक्ट इन दैट। सो फर्स्ट का सेकंड हो गया, एंड सेकंड का 1 हो गया, थर्ड का डी हो गया, एंड फोर्थ का सी हो गया। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following subject and arrange them into sequential order as mentioned in the constitution। तो sequential order में देना है। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज ये हो गया, आर्टिकल 1 में बोल सकते हैं या शेड्यूल 1 में बोल सकते हैं। सिटीजनशिप शेड्यूल 2 में है, एंड 4th में है डीपीएसपी, एंड 4A में है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 2 हो गया। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो यूएसए से लिया गया था, करेक्ट है। डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया था, ये भी करेक्ट है। रेसिडुअल पावर एट सेंटर ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं कनाडा से लिया गया था, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी से लिया गया था। तो सी इज इनकरेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। आर्टिकल 61 रिलेटेड टू द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, सही बात है। आर्टिकल 67 भी इज द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। सो 1 का बी और बी का 3, तो 1 का 2 और 2 का 3। सो सी इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 94 जो है दैट टॉक्स अबाउट द रिमूवल ऑफ द स्पीकर, एंड आर्टिकल 90 इट टॉक्स अबाउट द रिमूवल ऑफ द chairman of deputy chairman of Rajya Sabha. So C is the correct answer. Now coming to the next question, which of the following is not correctly matched? Public health and sanitation, that is in the state list, correct it is। census जो होता है यूनियन लिस्ट में है। allocation of seats in the council of states, तो ये सेकंड शेड्यूल में नहीं 4th में है। एंटी डिफेक्शन 10th में है। सो सी इज इनकरेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ अ यूनियन ऑफ स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम। तो कहाँ से डिराइव किया गया है अ यूनियन ऑफ स्टेट? तो इट इज़ द बेस्ड ऑन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो बेस किया गया है अ यूनियन ऑफ स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूनियन ऑफ स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है अगर देखा तो अमेरिकन के हिसाब से तो ये है नहीं, ठीक है।
और ना ही ये ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से है, ना ही ये स्विट्ज़रलैंड। तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट जो है उसके हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शन इसमें है ये, बिकॉज वी डोंट नो एग्जैक्टली, बट अगर बेस्ट ऑप्शन देखा जाए तो इसी के हिसाब से है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट लिया गया था, अमेरिका से तो इसकी बात ही नहीं की, उसका तो फेडरलिज्म ही अलग है। स्विट्जरलैंड का भी नहीं है हमारा, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, उस तरह से नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनरिच्ड इंश्राइंड इन द थर्ड शेड्यूल, तो थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा इंश्राइंड है? द फॉर्म्स ऑफ ऑथ ऑफ द ऑफिस फॉर अ मिनिस्टर ऑफ यूनियन, सी यूनियन का मिनिस्टर हो या स्टेट का मिनिस्टर हो उसका है, या फिर साथ में उसका स्पीकर का है, डिप्टी स्पीकर का है, सेंटर में भी स्टेट में भी उनका है, जजेस का है, सुप्रीम कोर्ट कैग का भी है, प्रेसिडेंट का, गवर्नर का नहीं है। तो गवर्नर का नहीं है, प्रेसिडेंट का नहीं है, फॉर्म्स ऑफ द एमपीज का है। सो 3 नहीं है, तो 3 जहाँ भी नहीं उसको हटा देने के बाद सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो किस किस का है? तो एमपी का है, एमएलए का है, स्पीकर का है, डिप्टी स्पीकर का है, राज्यसभा लोकसभा में भी, और यहाँ पे भी आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में भी। उसके साथ में कैग का है, जजेस का है, but it is not of president and the governor, so C is the correct answer. Now the next question, आयर कोलोक्वस is related to the 9th schedule, because अभी हमने ऊपर देखा था कि 9th schedule का amendment की बात कर रहे थे, तो आयर कोलोक्वस था। Now the next question, in which case did the Supreme Court first declare that the preamble is not a part of the constitution? तो बेरुबारी केस जो हुआ था 1960s में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये पार्ट नहीं है, प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a citizen of India will lose his or her citizenship if he or she renounces, अपना खुद का सिटीजनशिप छोड़ दिया तो हो ही जाएगा। वॉलंटरी एक्वायर सिटीजनशिप बना कर, आप किसी दूसरे कंट्री का अगर आप एक्वायर कर लेते हो तो बाय डिफॉल्ट आपका इंडिया का सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा। तीसरा है कि, तो फर्स्ट एंड सेकंड तो करेक्ट है, सो बी एंड डी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो गए। नाउ वी हैव टू सी द थर्ड वन, अ मैरिज अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री। सी देयर इज अ मेल, इंडियन मेल, हु सपोज आई एम देयर, और मैं अगर किसी अमेरिकन सिटीजन से शादी करता हूँ तो ऐसा थोड़ी है कि ऑल ऑफ सडन मेरी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी, तो ऐसा तो कतई नहीं होता है। सो दैट्स नॉट फेयर, सो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो दैट कम्स अंडर आर्टिकल 368, फाइनेंस कमीशन दैट कम्स अंडर आर्टिकल 280, फाइनेंशियल इमरजेंसी दैट इज अंडर 360 है आर्टिकल, एंड ऑल इंडिया सर्विसेज दैट इज अंडर द 312 आर्टिकल। सो फर्स्ट का हो गया डी, ऑन फाइनेंस कमीशन का हो गया सी, फाइनेंशियल इमरजेंसी का हो गया ए, और उसके बाद ऑल इंडिया सर्विसेज का हो गया बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन द मैच द फॉलोइंग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो कैग है वो आर्टिकल 148 के अंदर में आता है, फाइनेंस कमीशन जो है वो 240 के अंदर में 280 के अंदर में आता है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इज अंडर 323A में आता है, और जो यूनियन यूपीएससी है वो आता है 315 में। सो यू सी अगेन ए का 3 हो गया, बी का 2 हो गया, सी का 4 हो गया, और डी का 1 हो गया। सो इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द 49th क्वेश्चन, द 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 6th मैंने ऊपर बोला था 6th शेड्यूल 80 याद करना है। ए फॉर असम, T for Tripura, M for Meghalaya and Mizoram. So now to see the option. So Meghalaya, Tripura, Mizoram and Assam, 80 This is the correct answer. Now the next question, the idea of the preamble has been borrowed in Indian constitution from the constitution of, see preamble का idea जो है वो तो USA से ही borrow किया गया है। ठीक है, now the next question is match the following, article 76 related to the attorney general है, आर्टिकल 148 अभी ऊपर देखा था हमने कैग से रिलेटेड था, 75A जो है वो अपॉइंटमेंट है किसका, यूनियन मिनिस्टर का। ठीक है, और 131 जो है जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। सो अगर देखा जाए इस हिसाब से, सो विच इज़ द करेक्ट आंसर, तो ए का 3 हो गया, 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद, सी तो 4th शेड्यूल है वो बात करता है काउंसिल ऑफ स्टेट, जो उसमें सीट एलोकेशन की बात। सो इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू, 11th शेड्यूल जो है वो होता है पंचायती राज से, और जो 12th शेड्यूल है वो म्यूनिसपैलिटी से है। ठीक है, एंड दैट वाज एडेड इन द 1992 during the 73rd and 74th Constitutional Amendment Act. Now the next question, which part of the Indian Constitution has been described as the soul of the constitution? So heart and soul of the constitution किसको बोले थे, जो अंबेडकर जी वो बोले थे आर्टिकल
1932 को. So it is the constitutional remedy. The next question, which one of the following feature of the citizen in the citizenship in India is correct? So there is a single citizenship for the whole country. ठीक है, so C is the correct answer. Now the next question, by which of the following act was the federal court in India was created? So federal court जो इंडिया क्रिएट किया गया था वो 1861 का जो एक्ट था उसके तहत क्रिएट किया गया था. सॉरी नो, इट वाज अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. फेडरल कोर्ट की बात कर रहा है. ठीक है, सो नन ऑफ द अबव. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग वर द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ड्राफ्टिंग कमिटी जो थी कॉन्स्टिट्यूशन के उसके मेंबर थे. सी, तो जो एलिमिनेशन देखते हैं तो पटेल तो नहीं थे उसके मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो 4 हटा देते हैं. अगर 4 हटा देते हैं तो कौन सा बचता है? सी बचता है, बस सी ही बचता है. सो सी इज द करेक्ट आंसर 1 and 3. तो कौन कौन से थे? जो एन गोपाला स्वामी थे और अलावे कृष्णा स्वामी अय्यर थे. ठीक है, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं होंगे ऑब्वियसली. एंड हु वाज हेडिंग दैट कमिटी? सो दैट वाज द भीमराव अम्बेडकर, हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया. द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन जब फॉर्म हुआ था तो उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे वो थे BN राव. इनफैक्ट इट इज सेड दैट कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्टडी किए थे 11 देशों की स्टडी किए थे वो किए थे BN राव ने ही, और मैक्सिमम जो थे रिकमेंडेशन BN राव का ही था. इनफैक्ट तो भीमराव अम्बेडकर जी का है, उनका जो रोल है उतना नहीं जितना कि BN राव का था, जो उस समय के हिस्टोरियंस कहते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट डे सेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज चेयर्ड बाय. फर्स्ट सेशन सच्चिदानंद सिन्हा ने चेयर किया था, जैसे हमने बताया था 9 दिसंबर को हुआ था, और उसके बाद जो 11 दिसंबर ऑनवर्ड्स थे वो राजेंद्र प्रसाद चेयर कर रहे थे. द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम. सी, सुप्रीम कौन होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम इंडिया में, उसके अलावा कोई सुप्रीम नहीं है. द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच साज अ 3-tier सिस्टम फॉर द पंचायत. पंचायत के 3-tier सिस्टम अभी ऊपर देखा था हमने, 11वां शेड्यूल था. सॉरी, पार्ट पूछ रहा है, तो अगर पार्ट पूछेगा तो 9th पार्ट था, शेड्यूल था तो 11वां था. ठीक है. नाउ द आर्टिकल मैचिंग इज आर्टिकल 39A, तो वो ऑब्वियसली बात करता है कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड. सही बात है, ये 42nd क्वेश्चन अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था. आर्टिकल 40 टॉक्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. आर्टिकल 44 UCC, यही बात सही बोलता है. आर्टिकल 48 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव. 48 नहीं, ये बात करता है 50. सो D इज द करेक्ट आंसर. नाउ द 63rd क्वेश्चन, which of the following is a competent to prescribe condition for acquisition of citizenship. सी, तो acquisition of citizenship से बातें अगर होंगी तो उसके रिलेटेड कोई लॉ बनाएगा तो पार्लियामेंट ही बनाएगा, और कोई नहीं बना सकता है सिटीजनशिप के रिलेटेड जो लॉ अगर बनाना हो तो. बाकी अगर किसी से लॉ बनाना होगा तो दैट इज डिफरेंट इशू, बट इफ इट इज देयर द मैटर ऑफ सिटीजनशिप, अगर उसके रिलेटेड कोई लॉ बनाना है, सो हु इज एम्पावर्ड टू मेक सच लॉज? तो दैट इज द Parliament of India. Now the next question, which act was the first time made possible for the India to take some share in administration of their country? तो एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ शेयर लेने के लिए कौन सा एक्ट था जो था उसको अलाउ किया था? तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861, वो जो था कुछ शेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री को दिया गया था, जिसमें कि हम लोग 1858 का जो रिवोल्ट हुआ था, 57 का हुआ था, 58 में जो क्राउन का डिक्लेरेशन आया था, उसके बाद जो एक्ट आया था इसमें बोला गया था कि गुड गवर्नेंस देंगे और धीरे धीरे डिवोल्यूट करेंगे अपना पावर को. सो D इज द करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द 65th क्वेश्चन, विच पार्ट एंड चैप्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट. अगर यूनियन और स्टेट के लेजिस्लेशन की बात करते हैं कि कौन किस में लॉ बना सकता है, अगर इसकी बात करेंगे हम तो वो आएगा पार्ट 9. जो पार्ट 11 ऑफ एंड चैप्टर 1 जो है वो बात करता है कि यूनियन और स्टेट के बीच का रिलेशन को दर्शाता है. ठीक है, एंड दैट कम्स अंडर कौन कौन से आर्टिकल होते हैं? आर्टिकल 245 टू 254 जो लॉ रिलेटेड है. ठीक है, लेजिस्लेशन रिलेटेड है. द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द प्रियम्बल फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने ऊपर भी डिस्कस किया है. वो कौन सा केस में बोला था सुप्रीम कोर्ट ने? सो दैट वाज द SR बोमई केस. दैट वाज ओनली रिलेटेड टू द प्रियम्बल, और जो केसेस हैं वो प्रियम्बल से रिलेटेड नहीं है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेड टू द सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम द इंडिया. तो बर्मा का सेपरेशन इंडिया में 1935 में हुआ था, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के थ्रू होगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइज्ड
advised that the Indian Congress National Congress should be disbanded as the political party after independence. तो ऐसा बात जो है महात्मा गांधी ही कर सकते हैं कि जब आज़ादी के बाद कांग्रेस को डिसबैंड कर देना चाहिए और जनता का राज होना चाहिए, तो महात्मा गांधी ने कहा था ऐसा. नाउ देयर इज अ मैच द फॉलोइंग एंड देयर इज द पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमने बताया था कि पार्ट 9 जो है पंचायती राज को रिलेटेड है, पार्ट 8 जो है वो किसके रिलेटेड है, एंड सी एक्चुअली इसको इन्वेट करता है. तो फास्ट 1 जो है सो 1 का 3 है, सो ऑब्वियसली सी दैट इज डायरेक्ट आंसर इज कमिंग. पार्ट 8 इज जो है रिलेटेड टू यूनियन टेरिटरीज है, एंड पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज को है, पार्ट 9A म्यूनसिपैलिटीज को लेकर के है. सो is the correct answer. Now the next question, consider the following statement in regard to the preamble of constitution and select the correct one using the code given below. Correct बताना है. The objective resolution by the Jawaharlal Nehru become final preamble. सही बात है. It is non justiciable. सही बात है. preamble है non justiciable. It can't be amended. ये गलत बात है. amend कर सकते हैं but basic structure को violate नहीं कर सकते हैं. So 1 2 correct है, 3 incorrect है. अब 4 देखते हैं. preamble cannot override the specific provision of the constitution. See, अगर ये बोलता है कि preamble cannot override specific provision of constitution, तो यह बात सही है. अगर फंडामेंटल राइट जो है उसको ओवरराइड नहीं कर सकता है तो सही है ये. The next question, which of the following act डायरकी was introduced the center. डायरकी सेंटर में इंट्रोड्यूस किया गया था 1935 के थ्रू, क्योंकि डायरकी स्टेट से हटा प्रोविंसेस से हटा गया था और सेंटर में लगा दिया गया था. और इंट्रोड्यूस कहाँ किया गया था प्रोविंसेस में, तो वो किया गया था 1919 एक्ट के थ्रू. Now the next question, the Indian legislature was made bicameral for the first time. तो पहला इंडियन लेजिस्लेचर जो था वो बाइकैमरल हो गया था किसके थ्रू, तो बाइकैमरल 1919 में हुआ था. और ये जो था सबसे पहला जो हुआ था वो हुआ था 1919 में, और इसमें बाइकैमरल इंट्रोड्यूस किया गया था सेंटर में, और प्रोविंसेस में फिर बाद में बनाया गया था. Now the next question, the power of the president to issue ordinance is a relic of. तो सी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट जो था वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता था, और जो अभी है वो किससे रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट था उसी से रिलेटेड होगा. तो 1935 का जो एक्ट था उसी से रिलेटेड है. Now the next question, the proposal for framing of the constitution of India by an electoral constitution assembly was made by. तो सबसे पहले कौन बताया था proposal for framing of the constitution of India by the elected member, जो elected member जो थे उसके थ्रू बनाया जाएगा. तो ये सबसे पहली बार कौन बोला था, तो क्रिप्स मिशन जो था वो बोला था पहली बार कि भाई इलेक्टेड लोग का होगा. और द नेक्स्ट क्वेश्चन, और सोनली मेड बाय द इंडियन होगा, ठीक है, मेनली नहीं, जो बोला था अगस्त ऑफर ने. Now the next question, who was the chairman of the provincial constitutional assembly of the constitution assembly? See, the provincial constitution committee जो था तो उसके जो चेयरमैन जो थे वो कौन थे ये पूछ रहा है. तो ऑब्वियसली वो सरदार पटेल की प्रोविंशियल जो कमेटी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी थी, उसको वो हेड करते थे और सारे प्रोविंसेस को यूनाइट किया उन्होंने, यूनिफाई किया उन्होंने. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ. तो इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो इंस्पायर्ड है कनाडा के फेडरल सिस्टम, जिसमें एक्सिक्यूटिव पावर दिया गया है किसको, सेंटर को दिया गया है. विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट. सेक्युलर स्टेट कौन डिस्क्राइब करता है इंडिया को, तो सेक्युलर स्टेट जो प्रियम्बल में तो स्पेसिफिकली मेंशन है तो वही डिस्क्राइब करेगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म सेक्युलर. सेक्युलर का करेक्ट एक्सप्रेशन क्या है, तो सेक्युलर का मतलब होता है कि देर इज नो रिलीजन ऑफ स्टेट इन इंडिया. तो इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, ठीक है. बाकी इंडिविजुअल जिसको जो रिलीजन माने, लेकिन स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, इसका सेक्युलर का मतलब है. और प्रिंसिपल डिस्टेंस है, सब जितने भी रिलीजन से प्रिंसिपल डिस्टेंस बनाया गया है ये है. Now the next question, the ideas and the objective outlined in the preamble of the Indian Constitution has been further elaborated in. तो कब किया गया, तो जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसके थ्रू, या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, ये सब ने उसको एक्सपैंड किया जो उसमें प्रोविजंस थे उसको. और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मैच द फॉलोइंग. यूनियन लिस्ट में क्या है, तो सेंसस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट इट इज इन द सेंट्रल लिस्ट. स्टेट लिस्ट में क्या है, पॉलिसी एंड पब्लिक ऑर्डर, ठीक है. तो 1 का 3 एंड बी का 1, 1 का 3 बी का 1, सो ए इज द करेक्ट आंसर. एंड द कंकरेंट लिस्ट में क्या है, तो पॉपुलेशन एंड फैमिली प्लानिंग है. एंड द रेसिड्यूअल लिस्ट में स्पेस रिसर्च आता है, इसरो जो है रेसिड्यूअल लिस्ट में आता है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट इस रूल बनाती है, सो इज द करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज आल्सो मैच द फॉलोइंग.
Establishment of Board of Control. So the Board of Control was established in 1784. जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये दो बनाए गए थे. स्टेब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट तो 1773 का जो एक्ट था उसमें बनाया गया था. सो एक का दो, दो का एक, एक का दो, दो का एक. सो ऑलरेडी इट इज बी इज द करेक्ट आंसर. एंड सी क्या है, परमिशन टू इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया तो 1813 में दिया गया था कि इंडिया में काम कर सकते हैं जो ब्रिटिश मिशनरीज है वो भी. द नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन द गवर्नर जनरल काउंसिल. तो पहला लॉ मेंबर बनाया गया था मैकॉले को 1833 में ही बनाया गया था. ठीक है, सो बी इज द करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव्ड द पावर टू डिस्कस द बजट. सी पावर मिला उसको बजट को डिस्कस करने के लिए, वो किस में मिला था? सो दैट वाज इन द 1992. बट स्टिल सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन नॉट बी आस्क्ड, ऐसा था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन स्टेट लैंड रिफॉर्म लॉ हैव बीन इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल, ताकि उसको अमेंड नहीं कर सके, उसको जुडिशल रिव्यू ना कर सके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और आयर कोहलो केस में बोला था कि उसको जुडिशल रिव्यू कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू द टैलेंट एक्सपीरियंस सर्विसेज इन द कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ऑफ इंडिया वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एग्जाम्पल्स ऑफ. सी, तो जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट में, वो जो प्रोविजन है वो किससे इंस्पायर्ड है? तो ऑब्वियसली इट इज़ आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है, बिकॉज कनाडा से रेसिड्यू पावर है, यूएसए से तो हम जानते हैं फंडामेंटल राइट, प्रीएम्बल ये सब है, ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट है, 3 लिस्ट है, वो है. सो इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल फ्लैग कमेटी. सी, नेशनल फ्लैग कमेटी का चेयरमैन थे और राजेंद्र प्रसाद जी थे. दैट यू हैव टू रिमेंबर, देयर इज नो अदर गो. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड. सी, अगर कोई देश आज़ाद होता है तो सबसे पहले उसका फ्लैग जो होता है वो आता है पिक्चर में. तो सबसे पहले 22 जुलाई 1947 को फ्लैग आया. फिर उसके बाद जो करना है, अगर देश आज़ाद होगा तो फिर उसको फ्लैग होना चाहिए ना, बाकी सब 50s में है, लेकिन ये जो है 47 में है. सो दिस इज द करेक्ट. अगर गेस भी करते तो सही मारते इसको. और ये बीपीएससी में पूछा गया. सो दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स जो है और एईडीओ का एग्जाम जो है. तो 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स जो है या फिर एईडीओ का एग्जाम है, बहुत सिग्निफिकेंट है उसके लिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल इज लिस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. सी, द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी, एनिमल का क्रुएलिटी नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो वो कौन से शेड्यूल में लिस्टेड है ये पूछ रहा है. तो सी, अगर सोच के बताते हैं तो किस में हो सकता है? कंकरेंट लिस्ट में, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में ही उसको मूव कर लिया था, इन्वायरमेंट को मूव कर लिया गया था. किस में? स्टेट से कंकरेंट लिस्ट में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू. सो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू कंकरेंट लिस्ट में ये आता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 26 जनवरी वॉज सेलेक्टेड एज द डेट फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन. क्यों? क्योंकि उसी दिन जो इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था 1930 में, कांग्रेस जो ऑब्जर्व किया था, उसी के उपराक्ष में मनाया जाता है ये, उसी के लिए उसी दिन अडॉप्ट किया गया था उसको. द लैंड रिफॉर्म कम्स अंडर द सब्जेक्ट ऑफ. सी, लैंड रिफॉर्म तो स्टेट के अंदर में आता है, दैट वी ऑल नो एवरीवेयर. इसीलिए जो लैंड रिफॉर्म जो हुए थे 1950s में वो इतने सक्सेसफुल नहीं हुए थे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच द फॉलोइंग. कौन सा इसमें से करेक्टली मैच्ड है? आर्टिकल 17 इट इज़ रिलेटेड टू अनटचेबिलिटी. सो ये इनकरेक्ट है. आर्टिकल 78 इट इज़ रिलेटेड टू जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इन्फॉर्म करते हैं प्रेसिडेंट को, रिलेटेड टू कौन लेजिस्लेशन आता है, कौन सा मिनिस्टर क्या बोल रहा है उसको रिलेटेड. सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, आर्टिकल 192 सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द पार्लियामेंट्री मेंबर. नहीं, ये भी नहीं है, बट ये करेक्ट है. 352 दैट इज प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी. ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर अश्योर ऑल इट्स सिटीजन. क्या गोल है संविधान का, ये बताइए. जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक, सही बात है. लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, ये भी सही बात है. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल 16 में. एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ये 21 में. तो सारे भाई इंग्लिश कह रहे नहीं, यही इंश्योर करना चाहता है ये सिटीजन को. कौन? कॉन्स्टिट्यूशन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर. सी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो था वो एस्टेब्लिश अंडर किस एक्ट में हुआ था? तो वो क्रिप्स मिशन जो था उसके तहत बना था ये. ठीक है, सो क्रिप्स मिशन वॉज वेरी सिग्निफिकेंट, कैबिनेट मिशन वॉज वेरी सिग्निफिकेंट, उसी के अंदर बना था ये कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सब्जेक्ट. इकोनॉमिक प्लानिंग अगर बोलोगे तो ऑब्वियसली कंकरेंट में आएगा, क्योंकि दोनों प्लानिंग करते हैं.
Now the next question is which among the following introduced the provincial autonomy in the British India? Provincial autonomy की बात कर रहा है, ठीक है ना. तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935. सॉरी, अगर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी किस हिसाब से देखा जा रहा है वो देखते हैं. तो दैट वुड बी आर्टिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया, उससे डायरकी हटा दिया और उससे ऑटोनॉमी दिया उसको, ठीक है. सेपरेट लिस्ट, 3 लिस्ट बना दिया. सो उसको ज़्यादा ऑटोनॉमी दिया. अगर इस तरह से बोलेंगे तो 1935 है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू 42nd क्वेश्चन. वी हैव सीन अ नंबर ऑफ टाइम सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी. So C is the correct answer. Now the next question is the provision that no bill imposing tax can be introduced in the legislative except on the recommendation of the president is covered in the constitution of India under. कौन सा आर्टिकल में बोलता है कि कोई भी अगर टैक्स रिलेटेड इंट्रोड्यूस करना है पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटर लाना है, तो बिना प्रेसिडेंट के परमिशन के रिकमेंडेशन का नहीं ला सकते हैं. वो कौन सा आर्टिकल है? सो द वेरी आर्टिकल इज 117. वो बोलता है कि बिना लॉ बनाए हुए आप नहीं निकाल सकते हैं पैसे, और उसके लिए जो प्रेसिडेंट है उसका रिकमेंडेशन बहुत ज़रूरी है. सो आर्टिकल 107 है, 117 है. द नेक्स्ट क्वेश्चन है कंकरेंट लिस्ट. ऑलरेडी वी हैव सीन हैज बीन टेकन फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है. और द 98th क्वेश्चन विच of the following act for the first time provided for communal representation. तो communal representation पहली बार 1909 में दिया गया था. मॉडलेमेंटो रिफॉर्म, इसमें मुस्लिम पॉपुलेशन को, लोगों को अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मुस्लिम लीग दिया गया था रिजर्वेशन, ठीक है. Now the next question is which of the following act introduced the principle of constitutional autocracy. कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी का क्या मतलब होता है, पहले ये देखते हैं. उसके बाद देखते हैं कि कौन सा आर्टिकल कौन सा एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया था. तो ऑब्वियसली इट वॉज 1935, बट इसका मतलब होता है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो होता है ना ऑफ द प्रोविंसेस एंड द सेंटर वेर वेस्टेड इन द गवर्नर्स एंड द गवर्नर जनरल रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश क्राउन. ये मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी. तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में आया था ये. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 100th क्वेश्चन. Who was the chairman of the advisory committee on fundamental rights and the minorities constituted by the कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो माइनॉरिटीज़ के लिए और द फंडामेंटल राइट के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल थे. और द नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन विच डेट? सी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेड अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक अ मशीन इज अ lifeless thing. It acquires life because of a man who control it, and India needs today nothing more than a set of honest men who will have the interest of the country before them. ऐसा कौन बोल सकता है? जस्ट इमेजिन, ऐसा कौन बोल सकता है? राजेंद्र प्रसाद बोल सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, जो लॉ से रिलेटेड होंगे वही बोलेंगे, ऐसा स्टेटमेंट देंगे. तो ऑब्वियसली महात्मा गांधी तो नहीं देंगे, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं देंगे. या तो राजेंद्र प्रसाद होंगे या फिर बी आर अम्बेडकर होंगे. तो ऑब्वियसली बी आर अम्बेडकर नहीं बोलेंगे. थोड़ा एलिमेंट करना हो तो राजेंद्र प्रसाद वुड हैव बीन द बेस्ट आंसर, ठीक है. और वो जो उनका स्पीच था 26 नवंबर 1949 को लास्ट डे उस दिन दिए थे वो. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ सेलिएंट वन अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ सेलिएंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. क्या सेलिएंट फीचर नहीं था एक इसमें से? तो पहला बोला था एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द ऑल इंडिया फेडरेशन. यस, बात तो करी थी, भले बात है, वो को स्टेब्लिश नहीं हुआ था. दूसरा एग्रेसिविटी पावर वेयर allocated द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर. भाई ये कब हो गया? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को तो कभी दिया ही नहीं था, गवर्नर जनरल के पास था ये. सो दिस इज इनकरेक्ट. थर्ड इज इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. सही बात है. एंड नेक्स्ट इज इट अबॉलिश डायरेक्टली एट द प्रोविंशियल एंड इंट्रोड्यूस द सेंटर. सही बात है. नाउ अगेन इज द मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जो थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन थे? सी, अब इसको एलिमिनेट करके देखेंगे. तो जो पता होगा एग्जैक्ट, पहले उसको देख लेते हैं. ओरिजिनली द ओनली कांग्रेस मेंबर ऑन ड्राफ्टिंग कमेटी. तो जवाहरलाल नेहरू तो हो नहीं सकते हैं. उसके बाद पहले सारे देख लेते हैं. मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटिंग राजस्थान प्रिंसली स्टेट्स, ये भी कंफर्म नहीं है. चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी. यस, चेयरमैन जो थे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के थे वो थे जवाहरलाल नेहरू. सो डी का तो 2 हो गया फिक्स. सो ए और सी तो गया एलिमिनेट हो, ठीक है. या तो अब ऑप्शन होगा बी या डी, ठीक है. अब देखते हैं कि जो पहला वाइस प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के, ठीक है. और या फिर एक और एलिमिनेट करते हैं
कि वो ओरिजिनली द ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी में कांग्रेस मेंबर एक ही जो थे वो कौन थे, तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे एच.सी. मुखर्जी, तो एक का हो गया 4, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये पता होना चाहिए था, तो ये पता है तो ये हो गया। और ऐसे भी जो के.एम. मुंशी जो थे वो थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, और जो थे राजस्थान के इकलौता मेंबर थे वो थे वी.टी. कृष्णमाचारी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। तो एलिमिनेट करके भी आप मार सकते थे इसको। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हैज बीन आस्क्ड द छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन each district each autonomous district council has 30 members. Yes, it is each district autonomous council के बारे में 36 लोग होते हैं, तो पहला सही है। दूसरा है कि 24 members of the autonomous district council are elected while the 6 are nominated। नहीं, 4 नॉमिनेटेड होते हैं और 26 इलेक्टेड होते हैं, दूसरा इनकरेक्ट हो गया। सो 1 और 3 ऑप्शन एलिमेंट हो गया, अब बचा बी और डी। नाउ द थर्ड ऑप्शन इज राइट टू डायरेक्ट the acts passed by the Parliament of India in Autonomous District Council of Assam lies with the governor। तो ये बात तो जो है वो सरासर सही है कि ऐसा ही होता है कि जो गवर्नर के हाथ में पावर है कि जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है उसको वहाँ पे मॉडिफाई करके एज इट इज उसको अप्लाई करे। सो बी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज by which amendment of the Constitution of India forest were transferred from the state list to the concurrent। तो फॉरेस्ट कब किया गया था? 42nd में किया गया था। नॉट ओनली फॉरेस्ट, क्या क्या किया गया था? फॉरेस्ट किया गया था, एजुकेशन किया गया था, वेट एंड मेजर्स किया गया था, उसके बाद फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुडिशरी ये भी किया गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन मैच द फॉलोइंग अबोलिशन ऑफ टाइटल दैट इज अंडर द फंडामेंटल राइट आर्टिकल 17। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत दैट इज DPSP दैट इज आर्टिकल 40। मतलब टू प्रोवाइड, सो मैच कर लेते हैं, 1 का 3 हो गया, ऑप्शन इज दिस बी। सी डायरेक्टली इट इज कमिंग, एंड 2 का ए हो गया। To provide the opportunities for education to the child ward between the 6 to 14। ये ऑब्वियसली ये जो आता है वो आएगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर में। इंडिया दैट इज भारत, वो तो ऑब्वियसली यूनियन एंड टेरिटरीज में आएगा, आर्टिकल 1 में आएगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 108 इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पंचायती राज सिस्टम सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड। पंचायती राज ऑब्वियसली स्टेट लिस्ट में आता है, इसमें कोई बात ही नहीं करना है। Now the next question is which one of the following pairs institution article of the constitution is properly matched। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भाई ये तो कभी हो सकता है 318 में हो। इलेक्शन कमीशन 24 में, सही बात है। UPSC 32 में नहीं है। अटॉर्नी जनरल ये भी 351 में नहीं है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज द सिटीजनशिप एक्ट 1955 डील विद द डिटरमिनेशन ऑफ सिटीजनशिप ऑन और आफ्टर, जब कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीमेंट हो गया था तब 26 जनवरी 1950 के बाद करता है वो। नाउ अगेन इट इज़ द मैच द फॉलोइंग, कौन सा करेक्ट है वो बताना है। फर्स्ट शेड्यूल फॉर्म्स एंड ऑथ एंड अफर्मेशन, ये तो थर्ड है इसमें, तो पहला इनकरेक्ट हो गया। दूसरा है कि थर्ड शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट, ये तो 4th में आता है। 5th का था प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब, ये सही है। अंडर 9th क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब इन सर्टेन एटसेट, ये नहीं, ये 9th ही बात करता है, सॉरी 5th ही बात करता है। तो सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। CDS में पूछा गया क्वेश्चन है, सी हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। Now the next question is which of the following statement with regard to the preamble to the Constitution of India are correct। preamble से related कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला स्टेटमेंट है कि the equality of status and equality of opportunity finds mention in the preamble। सी equality of status भी नहीं मेंशन किया हुआ है और equality of opportunity ये भी नहीं मेंशन किया हुआ है डायरेक्टली preamble में। इस तरह का स्टेटमेंट जो है, जस्ट होल्ड ऑन, क्या बोल रहा है? Preamble of Constitution of India is all correct। Equality of status and equality of opportunity finds mentioned in the preamble। yes है, क्योंकि equality of opportunity and equality of status की बातें करता है वो। दूसरा है the expression unity and integrity of the nation was not there in the preamble since starting। ओके, यहाँ तो एडिट हो गया है, तो yes it is correct। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बाद में ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। तो इक्वालिटी दैट इंटेल्स द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज और द डिस्क्रिमिनेशन विद इन सोसाइटी एंड द प्रीएम्बल एम्फेसाइज इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वेर एडेड इन द प्रीएम्बल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1976। तो 3 ही चीज़ हुआ था, सोशलिस्ट था, सेक्युलर था, इंटीग्रिटी था। तो 1 2 3 हो गया, 4th नहीं है। द सिटीजनशिप एक्ट फॉल्स अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सी सिटीजनशिप एक्ट जो है तो इसकी स्टार्टिंग ही वहीं से होता है, तो ऑब्वियसली ये पार्ट 2 में आएगा, ठीक है। क्योंकि पहला जो आता है वो होता है यूनियन एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया और दूसरा आता है
सिटीजनशिप, तीसरा आता है फंडामेंटल राइट, चौथा आता है DPSP एंड फोर्थ ये आता है डैट ये फंडामेंटल ड्यूटीज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर वाज अ ड्राफ्टिंग मेंबर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट। तो उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है ये पूछ रहा है। तो हम देखते हैं ही फेवर्ड द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सही बात, अभी जो है एग्जिस्टिंग में तो वही बात करेंगे वो भी सही है। सो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा ही फेल्ट दैट द सुप्रीम कोर्ट हैड टू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन द लिबर्टी एंड द सोशल कंट्रोल। सही बात है, ये भी चाहिए उनको कि लिबर्टी एंड सोशल कंट्रोल दोनों को, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि लिबर्टी के नाम पे किसी को गाली दे दिए हम तो सोशल कंट्रोल तो नहीं हुआ ना, वो तो वो होना चाहिए, ये बात भी करेंगे ही, वो लॉजिकल बातें हैं करेंगे वो। थर्ड है ही बिलीव्ड इन द डोमिनेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव ओवर जुडिशरी। ये कभी नहीं बात करेंगे, सेपरेशन ऑफ पावर की जब बात चलेगी तो कभी चाहेंगे कि एग्जीक्यूटिव डोमिनेट करे उस पर, और ऑलरेडी वो बोल रहे हैं ऊपर में कि इंपॉर्टेंट डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेटेड करे, तो ये कभी नहीं होगा। तो 3 इनकरेक्ट हो गया, अगर 3 इनकरेक्ट हो गया 1 2 हो गया तो बी एंड सी ऑप्शन तो गया, अब बचा ए और डी में देखना है। चौथा ऑप्शन डिसाइडिंग फैक्टर है। ही फेवर्ड अ डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कभी नहीं होगा, वो बात करेंगे डिक्टेटोरियल टाइप ऑफ गवर्नेंस हो, कभी नहीं करेंगे। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अगर इलिमिनेट भी करते इसको आप अच्छे से तो आपका ये आंसर सही आता। सो सी इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट दैट यूपीएससी इज आस्किंग वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट दे आर आस्किंग सम लॉजिकल क्वेश्चन एंड दे आर expecting a civil servant should have this much of knowledge or this much of understanding ताकि वो किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से सिचुएशन को झेल सके। Now come to the next question, which one of the following schedule to the Constitution of India provide for the setting up of autonomous district council? ADC 6 schedule जो होता है वो बात करता है इसकी। Now the next question is which of the following statement related to the Government of India Act 1858 is not correct? 1858 का जो Government of India Act था उससे रिलेटेड कौन सा सही है? तो पहला है द ब्रिटिश क्राउन अज्यूम द सॉवरेनिटी ऑफ ओवर इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी। सही बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी हटा के खुद सॉवरेनिटी ले लिया, तो पहला सही है, तो बी तो नहीं हो सकता है। सेकंड ऑप्शन इज द ब्रिटिश पार्लियामेंट इनेक्टेड द फर्स्ट स्टैट्यूट फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश। अगर ऐसा बोला जाए तो सही बात है, ये भी किया कि डायरेक्ट जो ब्रिटिश के अंदर में पहला रूल बना था वो तो होल्ड ऑन ऐसा तो नहीं था कि जो पहला था वो 1784 में था जो पहला रूल बनाया था पिट्स इंडिया एक्ट, तो ये तो गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, तो बाय डिफॉल्ट सी इज द करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड स्टेटमेंट दिस एक्ट वाज डोमिनेटेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट एम्पेरिकल कंट्रोल विदाउट एनी पॉपुलेशन पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रीज। सही बात, तीसरा सही है, तो दूसरा ऐसे भी गलत था, तो एक और 3 ऑप्शन सही है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इज करेक्ट। 1861 से रिलेटेड कौन सा जो है वो करेक्ट है? द एक्ट इंट्रोड्यूस अ ग्रे ऑफ पॉपुलर एलिमेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग नॉन ऑफिशियल मेंबर इन द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब देखो बोल रहा है एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उसमें डाला गया कि नहीं डाला गया, तो बात तो सही है, उसमें तो डाला गया था, ठीक है। Now the next is the members non-official थे, the members were nominated and their functions were confined exclusively to consideration of legislative proposal placed before it by the governor general। क्या ऐसा था? तो नहीं, ऐसा तो नहीं था, just hold on, yes it is correct, तो ऐसा तो नहीं था। तीसरा है कि the governor general did not have effective legislative power। गवर्नर जनरल डिड नॉट हैड इफेक्टिव लेजिस्लेटिव पावर, तो यस इट वाज नॉट हैविंग, ऐसा तो नहीं है, गलत बात है, उसके पास ही ज़्यादा सारा पावर था, तो ए इज करेक्ट, ओनली 1 इज करेक्ट, सो डी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स वेयर बोरोड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश। ब्रिटिश से क्या लिया? तो रूल ऑफ लॉ लिया, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये तो नहीं लेगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम ये लिया, तो चौथा लिया, पहला लिया, 1 4 लिया, तो या तो सी होगा या डी होगा, 2 देखते हैं। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, लॉ मेकिंग का प्रोसीजर जो है अगर देखा जाए तो लिया है क्या? तो ऑब्वियसली इट इज़ लिया है लॉ मेकिंग। तो क्या क्या लिया है पहले वो देखते हैं, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लिया है, रूल ऑफ लॉ लिया है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर लिया है, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रेट्स हो गया, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज हो गया, बाइकैमरलिज्म हो गया, ये सब लिया गया है। और यूएस से क्या लिया गया है? तो इम्पीचमेंट कैसे करते हैं प्रेसिडेंट को, फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब लिया गया है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट, पूछ रहा है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है।
इट वॉज इंसर्टेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये करेक्ट है। दूसरा, द एक्ट एंड द रेगुलेशन स्पेसिफाइड इन द 9th शेड्यूल शैल बिकम वाइड ऑन द ग्राउंड दैट इट वायलेट्स अ फंडामेंटल राइट इन द आर्टिकल 13, ये बात भी सही है। किस में बोला था, उस केस में बोला गया था, क्या कहते हैं हम, अगर देखा जाए स्टार्टिंग में देखा जाए तो ये ऐसा नहीं था कि फंडामेंटल राइट को वायलेट होगा तो ये हो जाएगा, लेकिन आयर कोल्हो केस में बोला गया था, तो उस समय तक से पहले तो नहीं था ये, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट कहते हैं सुप्रीम कोर्ट हैज पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ एन एक्ट इंक्लूड इन द 9th शेड्यूल ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिस, सही बात कर सकते हैं। इनकरेक्ट पूछा है तो पहला दूसरा इनकरेक्ट है। द चौथा स्टेटमेंट है द अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन कैन रिपील और अमेंड एन एक्ट स्पेसिफाइड इन द 9th शेड्यूल, सही बात है, ये भी कर सकते हैं, तो दूसरा ही गलत है ना कि द एक्ट एंड रेगुलेशन स्पेसिफाइड इन द 9th शेड्यूल शैल बिकम वाइड ऑन द ग्राउंड दैट इट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट, तो नहीं, ऐसा नहीं है, प्रोटेक्शन था उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26 नवंबर 1949 को कौन कौन सी चीज़ें जो प्रोविजन से जो वो इफेक्ट में आया था, तो सिटीजनशिप ऑब्वियसली आएगा, सिटीजनशिप तो पिलर ही था तो वो आएगा ही आएगा। उस पर इलेक्शन भी था, प्रोविंशियल पार्लियामेंट भी था, फंडामेंटल राइट जो था वो उस समय इफेक्ट में नहीं आया था, वो बाद में आया था। तो प्रोविजनल पार्लियामेंट आ गया था, इलेक्शन आ गया था, सिटीजनशिप आ गया था, ये तीन चीज़ याद रखना है आपको। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट रिकॉग्नाइज इन द 8th शेड्यूल, कौन सा 1 शेड्यूल में नहीं है, तो संस्कृत है, उर्दू है, नेपाली, इंग्लिश नहीं है 8th शेड्यूल में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट सेंट्रल, 22 लैंग्वेज है, वो भी 8th शेड्यूल में है सब, ठीक है। अब बोल रहा है कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेंट्रल टेनेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल टेनेट क्या नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, सही बात है, सेंट्रल टेनेट है, सही बात है ना। उसके बाद क्या कर रहा है कि गिव्स ऑफिशियल स्टेटस टू सर्टेन रिलीजन, ये नहीं है भाई, ये नहीं है सेंट्रल सेनेट, किसी को ऑफिशियल स्टेटस तो नहीं दिया है किसी इंडिया ने, तो पहला तो हो नहीं सकता है। तीसरा, दूसरा सही है, मतलब दूसरा जो है गलत है तो वही सही है इसमें, तो ये भी नहीं होगा। तो नाउ वी हैव टू सी सी एंड डी में। थर्ड ऑप्शन प्रोवाइड्स फ्रीडम टू प्रोफेस एंड रिलीजन, सही बात है, ये प्रोवाइड करता है, तो बाय डिफॉल्ट आंसर जो होगा डी होगा, क्योंकि दो ही जो है इनकरेक्ट है, बाकी सब सही है। चौथा स्टेटमेंट क्या है, इंश्योर्स इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन विद इन द रीजनल रिलीजियस कम्युनिटी, सही बात है, चाहता है कि जो रिलीजियस कम्युनिटी है उसके अंदर में इक्वालिटी हो, ठीक है। Now the next question is which of the following statements about the formation of the Constitutional Assembly is or not correct? The members of the Constitutional Assembly were chosen on the basis of provincial election in 1946. 1946 का जो provincial election हुआ था, क्या उससे चुने गए थे लोग? तो ऑब्वियसली उसी से चुने गए थे। दूसरा है Constitutional Assembly did not include representatives from the princely states, तो ये गलत है, princely states के तो लोग थे उसमें, तो बी और नहीं हो सकता है। Now next is the discussion within the Constitutional Assembly were not influenced by opinions expressed by the public, ये तो हो ही नहीं सकता है, पब्लिक का ओपिनियन जो होता है वो तो उससे इन्फ्लुएंस तो होगा ही होगा, तो तीसरा भी नहीं होगा। सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ ऑप्शन ए एंड डी। अब देखते हैं कि अगला ऑप्शन क्या है, उस हिसाब से आंसर डिसाइड होगा। इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव पार्टिसिपेशन सबमिशन वे आर सॉलिसिटेड फ्रॉम द पब्लिक, सही बात है, पब्लिक से भी सबमिशन लिए गए थे, तो डी इज द करेक्ट आंसर। The next question is which of the following statement with regard to the citizenship provisions of the Constitution of India is or correct? Constitution of India का जो citizenship provision है उसका रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये पूछ रहा है। No person shall be a citizen of India by the virtue of Article 5 or be deemed to be a citizen of India by the virtue of Article 6 or Article 8 if he or she has voluntarily acquired the citizenship of other foreign states, सही बात है, तो पहला स्टेटमेंट तो इसका सही है, ठीक है। Now we'll see the next statement. The preamble has power, the parliament has power to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all the matters related to the citizenship. तो ये बात सही है, पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है सिटीजनशिप रिलेटेड कोई भी बात होगा तो उसे लॉ बनाने का। The next question is the following is correct, not correct for the 9th schedule of the Constitution of India, 9th schedule related है, तो पहला अमेंडमेंट था, ये बात सही है, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा है कि इट इंक्लूड्स दोज लॉज विच आर बियॉन्ड द परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू, अगर ऐसा देखा जाए तो मकसद तो इसका यही था, बट ऐसा तो नहीं कि बियॉन्ड है, इसको जुडिशियल रिव्यू किया जाता है आयर कोल्यू केस में, तो इन जनरल जो देखा जाता है तो नहीं किया जा सकता, सही बात है। तीसरा है कि इट वॉज इंसर्टेड इन द 42nd क्वेश्चन में, तो ये गलत है क्योंकि फर्स्ट में दिया गया था द लॉ इन द 9th शेड्यूल आर प्राइमरली दोज विच पर्टेन टू द मैटर्स रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी, ऐसा ही बात नहीं, लैंड रिलेटेड था, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट कंसिस्ट विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट
अबाउट द डेमोक्रेसी इज करेक्ट। तो पहला है कंसिस्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल, सही बात है। डेमोक्रेसी का मतलब इंडिया में तो यही मतलब है। इन डेमोक्रेसी दोज करंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग, वो भी बात है, अगले इलेक्शन में लूज कर जाएंगे। ईच वोट हैज़ वन वैल्यू, अगर देखो ईच वोट को तो वन वैल्यू होना ही चाहिए, तभी तो डेमोक्रेसी होगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। Now the next question is the draft constitution as framed only provides a machinery for the government of the country. It is not a contrivance to install any particular party in power as has been done in other countries. Who should be in power is left to be determined the people. कौन पावर में होंगे वो डिटरमाइन करेंगे लोग, ना कि उस समय की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। As it must be if the system is to satisfy the test of democracy. Who said this in the Constitutional Assembly debate? ऐसा कौन बोल सकते हैं? सी नेहरू जी तो ऐसा बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो तो चाहते थे कि सत्ता में आए, तो कभी नहीं बोलेंगे। मौलाना अबुल कलाम ये भी नहीं बोलेंगे। आचार्य कृपलानी कांग्रेस के थे, ये बोल सकते थे, लेकिन जो बोले हैं वो बोले बी आर अम्बेडकर जी बोले हैं। ठीक है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिटीजनशिप मीन्स, सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है ये पूछ रहा है। तो सिटीजनशिप का मतलब जो होता है वो होता है फुल सिविलियन एंड पॉलिटिकल राइट ऑफ द सिटीजन, सही बात है, होना चाहिए सिविल एंड पॉलिटिकल राइट दोनों होना चाहिए मेरे पास। दूसरा है द राइट ऑफ सफरेज फॉर इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट, सही बात है, सबको सफरेज होना चाहिए फॉर इलेक्शन को लेकर के। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द राइट टू बिकम ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर मेरे पास सिटीजनशिप है तो क्यों नहीं हम एमपी एमएलए बन सकते हैं, वो भी हमारा राइट है, तो ये भी सही है। सो ऑल आर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज आस्क्ड इन द सीएपी ऑफ 2021, हु अमंग द फॉलोइंग वार्नड his colleague that the Constitutional Assembly was British made and was working the British plan as the British should like it to be worked out। ऐसा चाहते थे ब्रिटिश की और ऐसा ही काम करे। तो एक ही आदमी थे ऐसा जो ऐसा बोल सकते थे, and that was the Somnath Lahiri ji, that you have to mug up, there is no other option for that। The next question is which of the following statement with regard to the preamble of Constitution of India is not correct? The term secular democratic republic was not there in the preamble originally। सही बात है, सेक्युलर तो नहीं था, नॉट करेक्ट पूछा था, ये तो करेक्ट है। दूसरा preamble contains the basic structure of the constitution of India, ये भी बात सही है, subsequent judgment में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। थर्ड इज कि by itself the preamble is not enforceable in a court of law, ये भी बात सही है। Now the fourth is the Supreme Court has held that the preamble cannot be considered as an add to the legal interpretation of the constitution where the language is ambiguous। ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं बोला है, बोला है कि उसको यूज कर सकते हैं ना कि नहीं यूज कर सकते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओनली पार्लियामेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ओवर द सब्जेक्ट अंडर द कंकरेंट लिस्ट। नहीं, कंकरेंट लिस्ट दोनों कर सकते हैं, तो करेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट हो गया। दूसरा है कि बोथ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स हैव द पावर टू लेजिस्लेट ओवर अ सब्जेक्ट इन कंकरेंट लिस्ट। सही बात है, कंकरेंट लिस्ट में दोनों ही कर सकते हैं, यही कंकरेंट लिस्ट का मतलब होता है, तो दूसरा सही है, यही सही पूछ ही रहा था ये। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पासिंग अ लॉ अंडर द स्टेट लिस्ट इज नॉट करेक्ट? स्टेट लिस्ट के अंदर में कोई लॉ पास करते हैं तो उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? इवन इन द स्फीयर स्टेट लिस्ट एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर द स्टेट पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट अंडर सर्कमस्टांसेस। सही बात है, सर्टन सर्कमस्टांसेस क्या है? तो आर्टिकल 249, 250, 252 एंड 253 इसके तहत बना सकते हैं, तो सही बात है, पहला तो सही है। सो डी ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। दूसरा है कि द पार्लियामेंट कैन नॉट लेजिस्लेट अ सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, ये तो इम्पॉसिबल बात बोल रहा है, तो दूसरा तो हो ही नहीं सकता है, तो ये नहीं होगा। तो अब तीसरा पर जो है आंसर वो टिका हुआ है। तो तीसरा क्या है? अ रेजोल्यूशन सपोर्टेड बाय द 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड बाय द राज्यसभा टू पास अ लॉ अंडर द स्टेट लिस्ट। सही बात है, अगर ऐसा करते हैं तो स्टेट लिस्ट के अंदर में लॉ बना सकते हैं हम, यही है प्रोविजन जो है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लिस्ट पेयर्स ऑफ लिस्ट एंड द कंटेंट इज आर करेक्टली मैच्ड? स्टेट लिस्ट, पब्लिक हैंड एडिशन, सही बात है, ऊपर भी देख चुके हैं हम। यूनियन लिस्ट, सिटीजनशिप, नेचुरलाइजेशन एंड एलियन, ये भी सही बात है। द थर्ड इज कंकरेंट लिस्ट लीगल मेडिकल एंड द प्रोफेशन। लीगल मेडिकल एंड प्रोफेशन जो है वो उसके अंदर में आता है, पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली अगर इस तरह से लीगल मेडिकल देखेंगे और अदर प्रोफेशन देखेंगे तो जरूर आएगा वो। ठीक है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। तीनों सही है।
31-35 question, that is the which of the following statement about the Constitution of India is not correct. The objective resolution was moved by the Sardar Patel. So objective resolution सरदार पटेल ने नहीं, रादर नेहरू जी ने मूव किया था. दूसरा है कि द भीमराव अम्बेडकर सर्व एज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी इन हिज कैपेसिटी एज अ लॉ मिनिस्टर. सही बात है, वही थे उसके चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी के और लॉ मिनिस्टर भी थे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट. तो पहला है कि इट वॉज फ्रेम्ड बिटवीन द 1946 दिसंबर टू दिसंबर 1947. 26 नवंबर को तो अडॉप्ट हो ही गया था. तो अगर ये बोला जाए तो ये तो इनकरेक्ट हो गया. दूसरा है द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर डिस्कस्ड इन पब्लिक मीटिंग. ठीक है, द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ ये पब्लिक मीटिंग में तो डिस्कस करते थे. सही बात है. तीसरा है कि इट इज़ द शॉर्टेस्ट डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये तो लॉन्गेस्ट था, ये भी गलत है. इट केम इन टू ऑपरेशन इमीजिएटली आफ्टर द ड्राफ्टिंग वॉज कम्प्लीटेड. नहीं, ड्राफ्टिंग कम्प्लीट ही उधर नवंबर में, तो इमीडिएटली तो नहीं आता. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट a characteristics is not a characteristics of the Constitution of Independence Act 1947. क्या है? The Dominion of India got the residuary territory of India excluding the provinces of Sindh, Balochistan, West Punjab, East Bengal and Northwest frontier provinces. सही बात है, पहला सही है. दूसरा है the act sought to lay down a constitution by the legislative will of the British Parliament. The act sought to lay down a constitution by the legislative विद द पार्लियामेंट. ऐसा तो नहीं था कि उसके ब्रिटिश पार्लियामेंट के इच्छाओं के अनुसार चाहते थे इसलिए हुआ, ऐसा तो नहीं था. द एक्ट प्रपोज टू सेट अप 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन. सही बात है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ईच डोमिनियन वाज टू हैव अनलिमिटेड पावर टू फ्रेम एंड अडॉप्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन. सही बात है. सो बी इज द ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन दिस. नाउ 138th क्वेश्चन दैट वी विल सी, वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट was the mandate of the धार कमीशन. धार कमीशन था कोई लैंग्वेज बेस पे जो था स्टेट का रिकॉग्निशन, ये उसका मकसद था. टू स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट, नहीं, टू रिकॉग्नाइज द स्टेट कैन बी रिकॉग्नाइज द लिंग्विस्टिक बेसिस. सही बात है, यही उसका मकसद था. ठीक है, और ये कब बनी थी? तो 1950s में बनी थी, 1948 में बनी थी एग्जैक्ट टू बी प्रिसाइज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि उसके बाद अली फजल कमेटी भी बनी, उसके बाद SVP कमेटी भी बनी थी, उसके बाद अली फजल कमेटी बनी थी. Now the next question is which of the following statements regarding the Constitutional Assembly are correct. Constitutional Assembly से related कौन सा statement सही है? It was not based on the adult suffrage. सही बात है, उस बेसिस पे तो नहीं था, क्योंकि वो जो प्रोविंसेस में जो इलेक्टेड लोग थे उन्होंने इलेक्ट करके भेजा था लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो डायरेक्ट वोटिंग से तो हुई नहीं थी. दूसरा है कि इट रिजल्टेड फ्रॉम द डायरेक्ट इलेक्शन. सी, अगर डायरेक्ट इलेक्शन देखा जाए तो डायरेक्ट इलेक्शन तो उसमें हुआ ही नहीं था, क्योंकि प्रोविंसेस जो थे वो इलेक्ट करके भेजे थे उनको. दूसरा इनकरेक्ट है, तो 1 और 2 ऑप्शन स्टेटमेंट गया और एक सही है, तो C और D में कोई आंसर होना है. थर्ड, इट इज़ अ मल्टी पार्टी बॉडी. ऑलरेडी वी हैव सीन एक क्वेश्चन में कि मल्टी पार्टी था, तो तीसरा भी सही है. सो D इज द करेक्ट आंसर. चौथा है कि इट वर्क थ्रू द सेवरल कमिटीज. सर ड्राफ्टिंग कमेटी थी, माइनॉरिटी कमेटी थी, फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट कमेटी थी, उसके बाद बहुत सारी कमेटी थी उसको थ्रू काम कर रही थी. सो इट इज़ करेक्ट. सो D इज द करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द ग्रैनविल ऑस्टिन विच ऑफ द फॉलोइंग was or were the most significant contribution of India to the constitution making. क्या था most significant contribution of India to constitution making? So it's a very difficult question और बहुत ही समझने लायक क्वेश्चन है. So we'll see कि majority rule and minority rights क्या ये था? नहीं. Consensus and accommodation, that was the important feature of Indian constitution making, और वो जो था बहुत ही बड़ा contribution था. Now the next question is अकॉर्डिंग टू द सी कॉन्सेंसस, मतलब सबको कॉन्सेंसस मिला के बनाया गया था, जो था सबको एकोमोडेट करके बनाया गया था कि सबको, सारे समूह को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई महिला दलित अनटचेबल सबको एकोमोडेट किया गया था. तो इसलिए वो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का. द नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 3 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट में बाय लॉ, आर्टिकल 3 के हिसाब से किसी भी स्टेट का एरिया को बढ़ा सकता है, घटा सकता है. ठीक है ना. तो डिक्लेयर्ड वॉर, ये तो इनकरेक्ट है. तो B और D स्टेटमेंट तो ऐसे भी इनकरेक्ट हो गया. तो A और C में देखना है कौन सा सही है. नाउ और उसमें से तीसरा ऑप्शन तो ऑलरेडी सही है. अल्टर द बाउंड्री ऑफ स्टेट, सही बात है. इंक्रीज द बाउंड्री ऑफ स्टेट, ये भी सही बात है. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा, ये नहीं बात है. तो 2 और 3 स्टेटमेंट सही है. सो C इज द करेक्ट आंसर. नॉट 142nd क्वेश्चन दैट वी विल सी. सो 142nd क्वेश्चन व्हाट इट टॉक्स कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया.
तो क्या है कि द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज प्रपोज्ड बाय द जवाहरलाल नेहरू एंड पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विच अल्टीमेटली बिकम प्रियम्बल। सही बात है, पहला सही है, तो बी ऑप्शन जैसे गलत हो गया। दूसरा है द आइडिया ऑफ प्रियम्बल वॉज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, ये भी सही है, दूसरा भी सही है। तो दूसरा किस में नहीं है, तो सी भी इनकरेक्ट हो गया। तो अब ए या डी में कोई है, एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट सच सच छांटना है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। द थर्ड इज द वर्ड सोशलिस्ट सेक्युलर वेर एडेड या अडोप्टेड बाय द 42nd क्वेश्चन में, ये भी सही है। तो 1 2 3 सही है, तो चौथा गलत है कि चौथा प्रियम्बल इनकॉर्पोरेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। नहीं, फंडामेंटल राइट क्यों इनकॉर्पोरेट करेगा वो। सो दिस इज इनकरेक्ट। सो ए इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पहला लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, और वो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का जो रिलेटेड स्टेटमेंट कौन सा सही है। तो पहला, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, ऊपर हम देख चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मतलब होता है लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा है कि वन वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है। वन वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, सही बात है, पब्लिक अथॉरिटी का बेसिस क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है। तो पहला दूसरा सही है, तो बी स्टेटमेंट सही हो गया, इनकरेक्ट हो गया। डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता है, ए और सी जो ऑप्शन है उसी में से कोई करेक्ट है। नाउ विच इज द थर्ड, वन वेयर द मोनार्क इज द फॉर्मर हेड। मोनार्क क्यों होगा भाई कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है तो मोनार्क थोड़ी हेड है, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हेड है वो। सो 3 इज इनकरेक्ट, ठीक है ना। विल सी द फोर्थ, वन वेयर देर इज ऑलवेज अ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सही बात है, ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो होना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है तो सबको अधिकार होना चाहिए वोट देने का, बट ये ऑलवेज होगा तो ये इनकरेक्ट है, ऑलवेज नहीं होगा। कहीं कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है लेकिन हर किसी को अधिकार नहीं है वोट देने का, तो ये जरूरी नहीं है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड द फर्स्ट टॉपिक, जो था हमारा जो पहला चैप्टर था वो हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। एंड वी हैव सीन 143 क्वेश्चन। यू इमेजिन कि दिस मेनी क्वेश्चन वी हैव सीन फ्रॉम द डाइवर्स, जो फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, जो बेसिक्स थे, उसको हमने डिस्कस किया। और जो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का था, इसमें इतनी वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अब आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखते हैं तो इसी को 1-2 बार रिवीजन करना है, और ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो 72nd का BPSC प्रीलिम्स हो, या फिर AEDO हो, या फिर आप बोल सकते हैं UPSC का CSC हो, CAPF हो जो आने वाला है, या फिर CDS हो, या किसी भी आपका भी झारखंड PCS आने वाला है, JPSC आने वाला है, या फिर कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो उसके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, घटना चक्र पढ़ लेते हैं, ये सब वो सब पढ़ लेते हैं, वो उतना इफेक्टिव नहीं है कि वो सारे क्वेश्चन को देते हैं जो बहुत ही सिंपल होते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव आंसर मिलते हैं। इतने स्टेटमेंट वाइड क्वेश्चन वो नहीं देते हैं, ताकि लोग घबरा जाएंगे अगर इतने सोचने वाले क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। सो दैट इज़ व्हाट आई वुड सजेस्ट यू एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इसको 1-2 बार देख लीजिए, ताकि जो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आपको आराम से आप कर पाओ, किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। तो एक हमने ऑलमोस्ट 1 आवर एंड 20 मिनट या 15 मिनट में हम लोगों ने 143 क्वेश्चन देखा है, और ऐसे करके हम कोशिश करेंगे कि 10 लेक्चर में सब खत्म कर दे पॉलिटी का। और इसको आप 1-2 बार देख के चले जाना, एंड ट्रस्ट मी यू कैन क्रैक एनी ऑफ द प्रीलिम्स एग्जाम। और जो भी क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से रिलेटेड आप आराम से कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे डाइवर्सिटी को कवर किया है ये, ठीक है। So with this, I would like to thank you all once again for being the part of this Mains Master family, and I would request everyone to like and subscribe this channel so that we should get motivation and we should make such videos, ताकि आपको जो प्रिपरेशन में फर्दर हेल्प मिलती रहे। So thank you.